हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए आज की जो क्लास है ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्ट के टोटल में आज आप सभी को जो है 350 प्लस यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सामान्य जागरूकता इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जापान को जो है उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा जो डेविस कप है इसका संबंध टेनिस से होता है। किससे होता है? टेनिस से होता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है इसरो का मुख्यालय? बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? ओणम की। तो ओणम जो है आपका केरल का प्रमुख त्योहार है। किसका प्रमुख त्योहार है? केरल का जो है प्रमुख त्योहार आपका ओणम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान जो है आपका वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न जो है सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि रौफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पर लिखा है रौफ, इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको ये भी मिलेगा राउफ। ठीक है, तो याद रखिएगा राउफ जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आपका जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। याद रखिएगा राउफ जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपका जो व्यास सम्मान है ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगभग जो है 4096.7 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी सीमा यहाँ पर जो है भारत की किसके साथ है? यहाँ पर बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और सबसे छोटी की बात की तो यहाँ पर अफगानिस्तान, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा, ये जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। इसके बाद अगला है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद अगला है क्यूबा की राजधानी क्या है। तो क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। याद रखिएगा क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस
किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसके बाद अगला है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। इसके अलावा नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। कभी कभी हसरत मोहानी लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, अगर भगत सिंह नहीं दिया गया हसरत मोहानी तो हसरत मोहानी पर टिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का जो युद्ध है वो 1815 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1815 में। इसके बाद अगला है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी ने शुरू की थी। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला यहाँ पर है कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में मिला था। कब मिला था? 1979 में मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसके बाद अगला है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का उपयोग जो है वो तैराकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो किस सिख गुरु ने कराया था? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। कभी कभी पूछा जाएगा यहाँ पर अंतिम यहाँ पर जो है सिख गुरु कौन था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद आ जाइए, अगला पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये तो आप सभी को पता होगा, कमल। भारत का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका साइंस में भी आ सकता है, याद रखिएगा। तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसे मापने में करते हैं? वायु की गति मापने में जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो ढाका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है आपका ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा या फिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार था। ये इतिहास का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अलाई दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है आपका साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला यहाँ पर नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है आपका ये 1901 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1901 में जो है स्थापित किया गया था। अगला यहाँ पर है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की जाए तो सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील। इसके बाद क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका ज़ैम्बेज़ी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ज़ैम्बेज़ी नदी पर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित है। तो शंकराचार्य के द्वारा याद रखिएगा, एक तो आपका जोशी मठ है, दूसरा द्वारका है, पुरी है और श्रृंगेरी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है। याद रखिएगा, पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है गोल्डन गर्ल के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पीटी उषा को जो है गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है ये 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। इसके बाद अगला है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कहाँ पर उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध जो है वो सरोद से है। किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। तो इस यहाँ पर कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1921 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद अगला है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। कौन सी है? ब्राह्मी है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से भारत आया था। किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। अगला यहाँ पर है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन था। तो यहाँ पर जो है गोवा पर पुर्तगाली का शासक था। किसका था? पुर्तगालियों का जो है यहाँ पर शासन था। इसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा गुरुमुखी लिपि किसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है वो गुरु अंगद ने की थी। किसने की थी? गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था। तो सबसे पहला सार्वजनिक भाषण जो है वो वाराणसी में दिया था। कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिया था। इसके बाद त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे। तो त्रिपिटक जो है आपके ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बात होगी तो मोहनजोदड़ो। तो इसे जो है मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था इनको? तो ज्ञान जो है इनको बोध गया में प्राप्त हुआ था। और परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो वो कुशीनगर में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है वो लड़ा गया था। इसके बाद अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है वो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी।
अगला यहाँ पर दिया गया है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्रधानमंत्री को जो है पेशवा बोला जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो इस शहर की स्थापना जो है वो गुरु रामदास जी ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंक। यहाँ पर जो है लॉर्ड विलियम बेटिंक के कार्यकाल में जो है यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ था। इसके बाद अगला है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये विद्रोह जो है आपका मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। इसके बाद आ जाइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद अगला है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा आपका जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर जो है स्थित है आपका हड़प्पा। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर स्वामी थे। पहले की बात होगी तो ऋषभ देव थे। 23वें की बात होगी तो पार्श्वनाथ थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ये कौन से नंबर के थे? ये 23वें नंबर के थे। और ये जो है आपके प्रथम थे यहाँ पर ऋषभ देव। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके बाद अगला है कालिदास किसके दरबार में थे। तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी। तो रजिया सुल्तान जो है ये गुलाम वंश से संबंधित है। किससे संबंधित थी? गुलाम वंश से संबंधित थी। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। तो लाख बख्श किस यहाँ पर जो उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला यहाँ पर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु जो है वो रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंक। इसके बाद देखिए अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा की बात की जाए तो किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा है। अगला यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद अगला यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे। इसके बाद अगला यहाँ पर है अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो अमृतसर की जो संधि है वो 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। अगला यहाँ पर दिया गया कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला यहाँ पर है कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो राजेंद्र चोल था। कौन था? राजेंद्र चोल जो है ये चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला यहाँ पर है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद दिया गया प्रयागराज भी लिख के आ सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद अगला है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, वो कौन था? तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला यहाँ पर है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो है हुएनसांग भारत आया था। कौन आया था? हुएनसांग जो है ये भारत आया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि सती प्रथा को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का था। किसका था? राजा राम मोहन राय का था। अगला यहाँ पर है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में। अगला यहाँ पर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। कौन था? दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, इसको जो है मृतकों का टीला बोलते हैं। ध्यान दीजिए, मृतकों का नगर भी लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे पेट में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में हुआ था। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता जो है 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो था 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला यहाँ पर है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला यहाँ पर है कि लाल बाल और पाल की तिकड़ी में कौन शामिल नहीं था? तो लाल बाल और पाल में लाला लाजपत राय थे आपके, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक भी थे और इसके अलावा विपिन चंद्र पाल ये भी थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये शामिल नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर जो है लाल बाल और पाल यूज किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले इसमें शामिल नहीं थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था ये 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है वो पारित हुआ था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। कब आया? 1928 में जो है भारत आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के बाद हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है आपका
असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। किस आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। अगला यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है आपका 1946 में भारत आया। कब आया कैबिनेट मिशन? 1946 में भारत आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है आपका 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। अगला यहाँ पर है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। अगला यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला यहाँ पर है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये जो है 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। अगला यहाँ पर है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये होम रूल लीग जो आंदोलन था ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है मार्लेमेंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? तो मार्लेमेंटो सुधार जो है आपका 1909 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1909 में लागू हुआ था। अगला है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। अगला यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। कौन था? WC बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 1905 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। अगला यहाँ पर है कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला यहाँ पर है होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि जो है लौटा दी थी? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। किसने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी सर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। इसके बाद अगला यहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अली बंधु ने किया था। किसने किया था? अली बंधु ने किया था। अगला यहाँ पर है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो था ये आपका 1922 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। अगला यहाँ पर है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो साइमन कमीशन था इसका बहिष्कार जो है क्यों किया गया था? तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो है इसका बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ये शुरुआत जो है साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। इसके बाद अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों की बात होगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने जो है पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। कब की थी? 1939 में की थी। अगला यहाँ पर है कैबिनेट मिशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो कैबिनेट मिशन जो है आपका ये संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से आया था। ये आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन आया था भारत।
अगला यहाँ पर है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। अगला यहाँ पर दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूएसए में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला यहाँ पर है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। अगला यहाँ पर है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो है आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा गीत किसने लिखा था? तो ये जो है इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? इकबाल ने लिखा था। इसके बाद अगला यहाँ पर है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया था? तो ये जो था ये किसानों के लिए था। किसके लिए था? किसानों के लिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रवाद के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। इसके बाद अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में भारत आया था। इसके बाद अगला है कि आगरा में सिकंदर लोदी द्वारा बनाए गए किले में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये जो है शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। अगला यहाँ पर है ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल की। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। इसके बाद आ जाइए ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी किस देश से होकर गुजरती है? तो जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम्स जो है आपकी यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत की बात हुई है तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ये आप लोग याद रखिएगा कंचनजंगा है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो मानसून का आगमन भारत में जून में होता है। किस महीने में होता है? जून में होता है। अगला यहाँ पर है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा बात हुई है तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। इसके बाद अगला यहाँ पर है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा की बात हुई है तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो होते हैं वो समान होते हैं। दिन और रात जो है वो दोनों समान होते हैं। अगला यहाँ पर है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है आपका कोलोराडो पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलोराडो पर। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए जो है सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सीस्मोग्राफ का प्रयोग जो है भूकंप या भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।
अगला यहाँ पर है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है आपकी दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई है। कौन सा है? डिगबोई है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। इसके बाद अगला है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा यहाँ पर गर्त जो है वो मेरियाना ट्रेंच है। अगर हिंद महासागर की बात होती तो सुंडा गर्त है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और हिंद महासागर का सुंडा गर्त हो जाता। ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर है भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भाग जो है आपका वो प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला यहाँ पर है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अगला यहाँ पर है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए, सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। अगला यहाँ पर है कि पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जलद मरुमध्य जो है आपका ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला यहाँ पर है आइसोबार्स किन बिंदुओं को जोड़ती हैं? तो आइसोबार जो होती हैं ये समान वायुमंडलीय दबाव, याद रखिएगा, किससे जोड़ती हैं? सामान्य वायुमंडलीय दबाव को। अगला यहाँ पर है कि पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जो है पृथ्वी को जाना जाता है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये आपका रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, कौन सा है आपका? सहारा मरुस्थल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो एशिया और अफ्रीका को सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जो है आपकी एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है मासिन राम में होती है और ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन आपका दोबारा से टाइप हो गया है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ये शायद क्वेश्चन यहाँ से आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दो बार शायद टाइप हो गए हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी परत कोर कहलाती है? यहाँ पर आंतरिक भाग में जो है कौन सी परत कोर बोली जाती है? तो याद रखिएगा, जो सबसे भीतरी परत होती है इसको कोर बोलते हैं। अगला यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसे मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाइए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। इसके बाद आ जाइए, अगला लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को बोलते हैं। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
इसके बाद अगला यहाँ पर है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसकी बात हुई है, अरावली पर्वत शिखर की। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। इसके बाद अगला है दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। इसमें जो है अक्सर बाढ़ आती है, इसलिए इसे जो है बंगाल का शोक बोला जाता है। किसे, दामोदर नदी को। कभी कभी क्वेश्चन यही आएगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील। अगला यहाँ पर है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरि पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरि पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी जो है वो 3 जनवरी को होती है। किस दिन होती है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो सबसे कम होती है। अगला यहाँ पर है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग आपका NH44 है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा असम। कॉफी की बात होगी तो कर्नाटक, चाय की बात होगी तो असम। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबसे गर्म स्थान जो है वो आपका अल अजीजिया लीबिया है। कौन सा है, अल अजीजिया लीबिया जो है पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है। इसके बाद अगला यहाँ पर कि पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पवन या फिर वायु की बात की जाए तो इसके लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपका अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अगला यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र की। ठीक है, अगला टॉपिक आ गया, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का क्या अर्थ है, तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। याद रखिएगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है GDP कहलाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसके बाद अगला है मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। स्फीति का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नवरत्न शब्द का संबंध किससे है, तो नवरत्न शब्द का जो संबंध है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से है। किससे है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से है। अगला यहाँ पर है भारत में सेवा कर यानी कि जो सर्विस टैक्स है किस वर्ष लागू किया गया था, तो सेवा कर जो है आपका 1994 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1994 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत सरकार का वो GST है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, GST जो है ये भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा कर है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से जो है यहाँ पर श्वेत क्रांति का संबंध है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, मछली उत्पादन से। अभी श्वेत क्रांति की बात हुई थी, उसका संबंध किससे था, दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, ग्रेन ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ग्रेन ऑफ गोल्ड जो है वो चाय को बोलते हैं, चाय को जो है ग्रेन ऑफ गोल्ड बोला जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित की गई थी। कब की गई थी, 1948 में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सेबी के पूर्ण रूप की बात की जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है ये सेबी का पूर्ण रूप है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कृषि से संबंधित कौन सा निकाय है। तो कृषि से संबंधित निकाय की बात की जाए तो वो है आपका नाबार्ड। नाबार्ड जो है आपका कृषि से संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बैंक दर का क्या अर्थ है। तो बैंक दर के अर्थ की बात की जाए तो वह दर जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है उसे जो है बैंक दर बोला जाता है। ये याद रखिएगा, वह दर जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है उससे जो है बैंक दर बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था बैंकों का 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला यहाँ पर है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी। अगला यहाँ पर है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला यहाँ पर है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता था। तो इसका अंतिम अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला यहाँ पर है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI क्या उपाय करता है। तो RBI जो है वो रेपो दर बढ़ाता है, रेपो दर को बढ़ाता है। याद रखिएगा, RBI क्या करता है, रेपो दर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP क्या है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है आपका ये GDP प्लस विदेशों से प्राप्त जो है शुद्ध कारक आय। याद रखिएगा, GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है आपकी GNP कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन सा बैंक जिम्मेदार है। तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, नाबार्ड जिम्मेदार है। अगला यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। याद रखिएगा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवाएं शामिल होती हैं। तो याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र में जो है आपके सेवाएं शामिल होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
इसके बाद भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसके बाद राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति याद रखिएगा वित्त मंत्रालय कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 1917 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1917 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन जो है जनसांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी जो है ये जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में आयकर यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत जो है जेम्स विल्सन ने की थी। किसने की थी? जेम्स विल्सन ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से है आपका काली क्रांति का संबंध। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोर सेक्टर में कितने उद्योग शामिल होते हैं? तो कोर सेक्टर में टोटल 8 उद्योग शामिल होते हैं। कितने उद्योग शामिल होते हैं? 8 उद्योग जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये योजना जो है 1999 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग भारतीय संविधान यानी कि राजनीति के क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला यहाँ पर है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो है आपका अनुच्छेद 32 जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में मैक्सिमम संख्या जो होती है वो 552 हो सकती है। अगला यहाँ पर है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो ये प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ये जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को किसे? उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित करता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तावना में समाजवादी पार्टी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये शब्द जो है आपके 42वें संशोधन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? 42वें संशोधन से जुड़े हैं। अगला यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 44 में है। किस में है? अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो धन विधेयक की बात की जाए तो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये जो है 65 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पर लागू हुई थी? राजस्थान में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ यहाँ पर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसके लिए मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में शामिल है। किस में शामिल है? भाग 4A में शामिल है। अगला यहाँ पर है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? किसकी बात हुई है? राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो इसका गठन जो है वो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है।
टाइपिंग की वजह से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना, तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा 86वां जो है ये शिक्षा का अधिकार का संवैधानिक संशोधन जो है मौलिक अधिकार बना था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा बोला गया है। अगला यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो केंद्र सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पर लागू हुई थी? राजस्थान में लागू हुई थी। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो ये आपका भाग सेकंड में है। किस भाग में? भाग सेकंड में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है, दोनों में जो भी पहले पूरा होगा उस समय तक उसका कार्यकाल होता है। अगला यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, अब आप लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला ऐड हो गया है, ठीक है। 206 तो सभी को रटा हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है, ये याद रखिएगा, सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो आग्नाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आग्नाशय द्वारा होता है। अगला यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को जो है वॉशिंग सोडा ये बोला जाता है। अगला यहाँ पर है उष्मा यानी कि हीट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर है दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। यहाँ पर क्वेश्चन है पीएच मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है, तो याद रखिएगा 7 से कम होता है तो घोल आपका अम्लीय होता है, अगर 7 से ज्यादा होगा तो घोल फिर आपका क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस
और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ये दोनों विकल्प सही हैं। अगर सेल्सियस में निकालेंगे तो ये इतना आएगा, अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो ये इतना आएगा। मतलब यहाँ पर विकल्प की बात की जाए तो कौन सही मानेंगे? सी, जिसमें लिखा है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अगर हार्मोन है तो वो है आपका एड्रेनलिन। याद रखिएगा कौन सा है? एड्रेनलिन जो है आपका हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये तो सभी को पता होगा बच्चों, वाला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों में हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। याद रखिएगा, हेनरी बेक्यूरेल भी लिख के आएगा कहीं पर, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल, तो कंफ्यूज मत होना, यही है आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में आपकी आर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स आप सभी लोग जानते हैं HIV के कारण होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स RBC कहाँ बनती है? तो ये जो है आपके अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पर बनती है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। अगला यहाँ पर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी यकृत यानी कि लीवर होता है आपका, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर है विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है वो कहाँ पर होती है? ठोस में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको मैंने बताया था अभी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं दो, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अवतल लेंस का उपयोग किस दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग जो होता है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या होती है? जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी को बोलते हैं सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस बोला जाता है। अगला है पीएच स्केल की सीमा क्या है? पीएच स्केल की जो सीमा होती है वो आपकी 0 से 14 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो याद रखिएगा एड्रेनलिन होता है। कौन सा होता है? एड्रेनलिन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधों में हरे रंग का कारण क्लोरोफिल होता है। पता है आप सभी को, बताया भी गया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग की वजह से दो बार आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया जो है आपका एनाफिलीज, किस मच्छर के काटने से? एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का प्रयोग करते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी।
आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज की थी वो किसने की थी? मोजले ने की थी। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है वो मोजले ने की थी। अगला यहाँ पर दिया गया है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? तो विटामिन की कमी, के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा यानी कि आयरन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। याद रखिएगा, ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इन सभी की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, पूरी 1 शॉट पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।